और एजेंडा इंडिया का में आज बात करेंगे पीएफआई के खतरनाक प्लान की। दरअसल खुफिया जांच में सामने आया है कि पीएफआई अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए खतरनाक साजिश रचता था। अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि पीएफआई कैसे युवाओं के सहारे अपने विरोधियों का मुंह बंद करा दिया करता था। दरअसल प्रतिबंध लगने के बाद पीएफआई के बारे में नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए खूनी ब्रिगेड तैयार की थी। इस ब्रिगेड की गतिविधियां काफी गुप्त रखी जाती थी। हालांकि पूरा काम योजना बनाकर ही अंजाम दिया जाता था। कैसे पीएफआई अपनी खूनी ब्रिगेड के जरिए रचता था साजिश, देखिए जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पीएफआई के खतरनाक मंसूबों का पर्दाफाश। हिंसा के लिए बनाई थी खूनी ब्रिगेड। हिट स्क्वाड के निशाने पर थे पीएफआई के विरोधी। युवाओं को दी जा रही थी आतंकी ट्रेनिंग। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद से इस संगठन से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। पीएफआई पर कराटे ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में लोगों को आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग देने के आरोप पहले से ही लगे हैं। अब इस कट्टरपंथी संगठन के खूनी इरादे की चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीएफआई ने हिंसा फैलाने के लिए एक अलग टीम तैयार कर रखी थी। संगठन ने इसे हिट स्क्वाड नाम दे रखा था। पिछले कुछ महीनों में एनआईए छापे के दौरान पीएफआई के ठिकानों से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर और जूडो कराटे ट्रेनिंग की जांच से ये खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पीएफआई की विचारधारा और उसका विरोध करने वालों के खिलाफ हिट स्क्वाड का इस्तेमाल होता था। हिट स्क्वाड में उन्हें ही जगह मिलती थी जो पीएफआई के लिए लॉयल होते थे। हर हिट स्क्वाड में शारीरिक रूप से मजबूत 4 से 5 लोगों को रखा जाता था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि हिट स्क्वाड को हमले के लिए टारगेट दिए जाते थे। स्क्वाड में शामिल लोग चाकू और तेज धार हथियार से टारगेट पर हमला करते थे। हमले के लिए बाइक का इस्तेमाल किया जाता था। काम हो जाने के बाद इस हिट स्क्वाड को खत्म कर दिया जाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के पास हिट स्क्वाड है। इस हिट स्क्वाड के जरिए उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो पीएफआई के आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं। अगर देखा जाए तो देश के कुछ राज्यों में कई ऐसे लोगों पर हमले को अंजाम देने में इस हिट स्क्वाड की बड़ी भूमिका रही है। जानकारी के मुताबिक पीएफआई के हिट स्क्वाड में 4 से 5 लोग होते हैं। ये काफ़ी फिजिकली फिट होते हैं और टारगेट पर हमला किए जाने के बाद हिट स्क्वाड को डिसॉल्व कर दिया जाता है। यानी जांच एजेंसियों के लिए ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि वाकई इसको अंजाम देने के पीछे कौन कौन से लोग शामिल थे। खुफिया एजेंसियों को शक है कि केरल में पिछले कुछ महीनों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों को पीएफआई के हिट स्क्वाड ने ही अंजाम दिया था। हिट स्क्वाड की मदद के लिए सपोर्ट स्क्वाड भी होता था जो लोकल खुफिया जानकारी मुहैया कराता था। यानी पूरा काम काफी योजना के साथ किया जाता था। किसी भी टारगेट पर हमला किए जाने से पहले उससे जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करना भी काफ़ी अहम होता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई को हिट लिस्ट को जिन्हें टारगेट करने का टास्क दिया जाता है
उससे जुड़ी हर जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए सपोर्ट स्क्वाड होती है। देखा जाए तो सपोर्ट स्क्वाड में ज़्यादातर लोकल लोगों को शामिल किया जाता है। इस टीम की जिम्मेदारी होती है कि जिन्हें टारगेट करना है उससे जुड़ी हर जानकारियों को इसे इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। सपोर्ट स्क्वाड टारगेट के मूवमेंट से लेकर के और हमला हो जाने के बाद किस तरीके से हिट स्क्वाड को उस जगह से सुरक्षित निकालना है, इसकी भी प्लानिंग सपोर्ट स्क्वाड ही करती है। दरअसल देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध से पहले एनआईए ने कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। यूपी और बिहार के साथ साथ कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, असम और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों की करीब 50 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की थी। इस बीच प्रतिबंध के बाद देश भर में पीएफआई के खिलाफ एक्शन जारी है। कई राज्यों में पीएफआई के ऑफिसों को सील किया जा रहा है। केरल से लेकर यूपी तक पीएफआई के ऑफिसों में ताला जड़ा जा रहा है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसा संगठन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा था और उस पर प्रतिबंध लगाया जाना बेहद आवश्यक हो गया था। पीएफआई की जो भी विचारधारा है उसमें सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाना तो उसका एजेंडे में था ही, साथ ही साथ जातिगत वैमनस्य बढ़ाने का भी पीएफआई का एजेंडा रहा है। भारत को सांप्रदायिक रूप से कमजोर करना और जातिगत रूप से भी विभाजित करने की पीएफआई की सोच रही और जाहिर है कि ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता था। पीएफआई ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी जड़ें जमा ली थी। अब पीएफआई के कैडर पर एक्शन के साथ साथ सभी ठिकानों को सील किया जा रहा है। लखनऊ के कैसरबाग में ओडियन सिनेमा हॉल बिल्डिंग के पास पीएफआई की राजनीतिक विंग एसडीपीआई के दफ्तर को सील किया गया। इस दफ्तर से कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। पीएफआई के प्रतिबंधित होने के बाद लखनऊ में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। लखनऊ के एसडीपीआई के दफ्तर को सील कर दिया गया है। लखनऊ के केसरबाग इलाके में ये दफ्तर मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल जांच एजेंसियों ने इस दफ्तर को सील कर दिया है। केसरबाग में ओडियन सिनेमा हॉल के पास ये पूरी बिल्डिंग है जहां पर एसडीपीआई का दफ्तर है और एसटीएफ और एटीएस की टीम ने यहां पर तलाशी ली थी और कई दस्तावेज जो है वो बरामद किए थे, जिसके बाद अब फिलहाल इस दफ्तर को सीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सहयोगी संस्थाओं पर जरूर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन एसडीपीआई पर प्रतिबंध न होने की वजह से कई ऐसे लोग थे जो एसडीपीआई में लगातार बैठक कर रहे थे और इसी को लेकर जांच एजेंसियों को जब ये जानकारी हासिल हुई तब उसके बाद इस पूरे दफ्तर को जो है सील कर दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि पीएफआई के लिए जो तमाम मेंबर्स बाहर से आते थे वो भी एसडीपीआई के इसी दफ्तर में ही रुकते थे। फिलहाल जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए इस दफ्तर को सील कर दिया है। दरअसल पीएफआई की पॉलिटिकल विंग से लेकर स्टूडेंट विंग तक लगातार देश में अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। पीएफआई में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देने की बात भी सामने आई थी। जांच में विदेश से फंडिंग में भी कई गड़बड़ियां पकड़ी गई थी। ऐसे में पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो आने वाले वक्त में ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। इसीलिए सरकार ने सख्त एक्शन लिया और अब इस खतरनाक संगठन की जड़ों पर वार किया जा रहा है ताकि ये फिर से देश में पैर न पसार सके। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन था और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए उस पर बैन लगाने का फैसला लिया था। पीएफआई पर आरोपों की फेहरिस्त काफी लंबी है। आपको बताते हैं कि पीएफआई पर क्या क्या आरोप हैं। तो पीएफआई पर हत्या के संगीन आरोप लगे हैं। देश के कई हिस्सों में दंगा कराने में भी पीएफआई का हाथ सामने आया है। उस पर हिंसा फैलाने का भी आरोप है और आरोप यह भी है कि पीएफआई मुस्लिमों का ब्रेन वॉश करता था और आईएसआईएस में युवाओं की भर्ती भी कराता था। पीएफआई पर टेरर फंडिंग में शामिल होने का भी बड़ा आरोप लगा है और आरोप यह भी है कि पीएफआई हवाला के जरिए पैसे जुटाता था।
उस पर जिहादी पाठशाला चलाने का भी आरोप है और उस पर किडनैपिंग कराने का भी आरोप है। पीएफआई पर आतंकी ट्रेनिंग देने का आरोप भी है और इसके अलावा बम और हथियार बनाने के संगीन आरोप भी लगे। देश विरोधी नारे लगाना यह आम बात थी, लव जिहाद को बढ़ावा देना यह आम बात थी और इसके अलावा देश को अस्थिर करने जैसे आरोप भी पीएफआई पर लगाए गए। अब पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई पर भी बैन लगाया गया है। हालांकि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एसडीपीआई के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में पीएफआई की राजनीतिक विंग एसडीपीआई के नाम से लगे इन पोस्टर से हड़कंप मच गया है। पोस्टर में लिखा है, भूख से आजादी, खौफ से आजादी। थाना भवन इलाके में पीएफआई के समर्थन में लगे पोस्टर में एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी समेत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी और राष्ट्रीय महासचिव सीताराम खोईवाल का फोटो लगा है। उसके बगल में भूख से आजादी, खौफ से आजादी लिखा हुआ है। पोस्टर में प्रदेश पदाधिकारियों की 6 तस्वीरें भी लगी हैं। साथ ही बाईं तरफ एसडीपीआई की विधानसभा कार्यकारिणी सदस्य मौलाना शहजाद का बड़ा सा फोटो है, जबकि दाहिने ओर थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष शाकिर की फोटो लगाई गई है। सबसे नीचे नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। इस पोस्टर में स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई है। सवाल यह है कि अगर ये पोस्टर 15 अगस्त के लिए छपे थे तो अब क्यों लगाए गए, जबकि पीएफआई को बैन किया जा चुका है। थाना भवन इलाके में लगाए गए ये पोस्टर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। विवादित पोस्टर वायरल होते ही शामली पुलिस भी हरकत में आ गई है। फिलहाल पुलिस ने विवादित पोस्टर को हटवा दिया है। जिनके नाम पोस्टर में हैं, उनकी तलाश की जा रही है। सवाल यह है कि पीएफआई पर बैन के बाद कौन उसके समर्थन में पोस्टर लगा रहा है। क्या ये पोस्टर पुराना है और पीएफआई के बैन होने के बाद लगाया गया है? क्या शामली में जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है?